तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पहले हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस री, आर यू देयर? गुड इवनिंग। तो चलिए डी एंड एफ, डी ब्लॉक में आगे हम पढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने बता दिया था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं। तो अब हेडिंग दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ इसके जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहला में लिखिए, वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे। तो पहला लिखिए, ई नॉट M2 प्लस स्लैश M, यानी ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हुआ ये? और नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके ट्रेंड को देखेंगे, यानी ई नॉट M2 प्लस ऑब्लिक M, और केटायन पहले मेटल बाद में, तो ये रिडक्शन को बताता है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, बराबर है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। और इसमें हमें मेनली फोकस करना है डी ब्लॉक में भी 3D सीरीज, जो पहला सीरीज है 3D सीरीज। तो देखिए 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर का जो SRP है ना, ई नॉट M2 प्लस ऑब्लिक M, सिर्फ कॉपर का ही पॉजिटिव है। बाकी सारे डी ब्लॉक 3D सीरीज के जो डी ब्लॉक हैं उसका ये वाला SRP नेगेटिव है। तो इस बात को आप याद रखें कि अमॉन्ग द 3D सीरीज, द ई नॉट M2 प्लस M, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी शॉर्ट में SRP, द SRP ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। सिर्फ कॉपर का SRP पॉजिटिव है, बट द ई नॉट M2 प्लस ऑब्लिक M, यानी कि SRP ऑफ ऑल अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज इज नेगेटिव। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसका SRP पॉजिटिव है और किसका SRP नेगेटिव है। तो 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर का SRP पॉजिटिव है, बाकी सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ऑफ द 3D सीरीज उसका SRP नेगेटिव है। देखें
कॉपर का SRP इसे ऐसे लिखेंगे और ये आपको याद होगा प्लस 0.34 वोल्ट होता है। ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, पॉजिटिव। अगर हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, इसे हम SOP कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो सेम इलेक्ट्रोड का SRP या SOP दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट हो जाएगा। तो SOP हो जाएगा -0.34 वोल्ट। ठीक है, और याद रखिए जिसका SOP ज्यादा यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा वो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी SOP प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, और जिसका SRP ज्यादा उसमें रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा, और रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। जबकि आपको याद होगा कि जो E0 यानी SRP जिंक का है, SRP ऑफ जिंक ये होता है -0.76 वोल्ट होता है। सबका नेगेटिव है, सिर्फ कॉपर का ही पॉजिटिव है। तो अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि ये SRP किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे देखिए, जैसे कि मान लो ये कोई मेटल है और मेटल का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड है। अगर हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, किसकी बात करें, या अगर मेटल के रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो मेटल के रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो मेटल को रखेंगे इसके फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं M2+, और ये पानी में होता है तो ये डाइवेलेंट केटाइन जो बनेगा ये हाइड्रेटेड होगा, M2+ होगा। और M से M2+ जो हाइड्रेटेड हमने बनाया, इस रिएक्शन में जो डेल्टा H होगा, जो डेल्टा H होगा, वही इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर करेगा, और जो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर करेगा मतलब वही इसके रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेटल सॉलिड से जो हाइड्रेटेड M2+ बनाया, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, यानी यह रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि M सॉलिड से हाइड्रेटेड M2+ ज्यादा बनेगा। मतलब M का M2+ हाइड्रेटेड में ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा,
तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगा। अब यहां तो हमने, अगर हम कहते हैं कि M सॉलिड से जो हमने M2+ हाइड्रेटेड बनाया, इस रिएक्शन का डेल्टा H लेस नेगेटिव है, इसका मतलब यह रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक है, मतलब यह रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब M सॉलिड से हाइड्रेटेड M2+ कम ही बनेगा, तो इसलिए चार्ज सेपरेशन भी ऑक्सीडेशन के कारण कम ही आएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगा। क्या यह बात क्लियर हुई? अब इसके लिए बॉर्न हेबर साइकिल बनाते हैं। मेटल सॉलिड को हम पहले सब्लिमेशन करेंगे और ये मेटल गैस बन गया, और मेटल सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या इसके केस में इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। मेटल के केस में जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी है वही इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, मतलब कि एटम को अलग अलग करेंगे। जो सॉलिड है मेटल, उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मेटल का, उसे हम इन्फिनिटली दूर कर दें जिससे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा, तो इसी को इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या मेटल का सब्लिमेशन एनर्जी यानी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे, और इसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब ये जो मेटल गैस बना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालिए तो M2+ गैस बनेगा, और गैसियस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में यानी कि डाई पॉजिटिव आयन बनाने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का सम होगा ना, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का सम चाहिए होगा डाइवैलेंट कैटायन बनाने के लिए। अब ये जो M2+ गैस है ये पानी में है, तो पानी में है तो ये हाइड्रेटेड आयन बनेगा ना, और 1 मोल हाइड्रेटेड आयन बनेगा तो इसमें जो एनर्जी निकलेगा इसे हम इस M2+ गैस का हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जबकि ये भी एंडोथर्मिक है पॉजिटिव, और ये भी एंडोथर्मिक है पॉजिटिव है। बराबर है? ये बन गया बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, तो अब देखिए हेस लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हो, जो डेल्टा एच है वो सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन होता है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो डेल्टा एच है ना, ये इन जितने भी हीट इन्वॉल्व हैं सबके समेशन के बराबर होगा, इसलिए हेस लॉ का पूरा नाम है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। हेस लॉ से हम कहेंगे कि ये जो डेल्टा एच है जो कि किसको मेजर कर रहा है? ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल ऑफ एम सॉलिड का। क्या ये बॉर्न-हेबर साइकिल बना? क्या ये बॉर्न-हेबर साइकिल बनाया आपने? यस। तो ये हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट, जो कि मेजर करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस मेटल का। ये बराबर होगा हेस लॉ से। इसमें जितने भी हीट इन्वॉल्व हैं, इन सभी के समेशन के बराबर होगा या नहीं? तो ये बराबर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मेटल सॉलिड का प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल का प्लस हाइड्रेशन एनर्जी M2 प्लस का। राइट? यानी इन तीनों बातों पे डिपेंड करेगा। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी सब्लिमेशन एनर्जी यहां पे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो माइनस डेल्टा एच नॉट है, जो मेजर करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल सॉलिड, जो इसके रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। देखिए, ये तो पॉजिटिव ही होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये मेटल सॉलिड का प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इस मेटल का, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो हम पहले ही माइनस, ये हमेशा निगेटिव में होगा तो हम निगेटिव पहले ही दे देते हैं। तो अब मॉड में क्या रखेंगे? डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन M2 प्लस का। अब यहां में सिर्फ वैल्यू लिखना है हाइड्रेशन एनर्जी का, क्योंकि माइनस हमने पहले ही दे रखा है। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। तो अगर मान लीजिए कि किसी मेटल से जो M2 प्लस हम बना रहे हैं, अगर उस मेटल का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो फिर पॉजिटिव फैक्टर कम है, तो ये मोर निगेटिव होगा। और ये मोर निगेटिव का मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। देखो, डेल्टा एच निगेटिव करना है तो इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर कम होने चाहिए, इसके वैल्यू कम होने चाहिए, और जो निगेटिव फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी, इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में ये डेल्टा एच मोर निगेटिव होगा। तो M से M2 प्लस हाइड्रेटेड ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल का ज्यादा, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। और जिस मेटल से M2 प्लस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो उल्टा M2 प्लस से M का रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा कर देंगे, कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये समझ में आया? जैसे कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम, यानी ये डेल्टा एच
कॉपर के केस में लेस नेगेटिव या पॉजिटिव आना चाहिए, तो आता है, क्योंकि कॉपर के केस में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर का बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है। कॉपर का IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के मुकाबले ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि देखो, अगर हम कॉपर के सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कॉपर से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और जो Cu+ बना यूनिपॉजिटिव आयन, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Cu+ में 3D10 आ गया, फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन आ गया, और इसलिए Cu+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगेगा, और यानी कॉपर का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ा, तो पॉजिटिव बहुत बड़ा हो गया ना, जिससे कि ये ΔH पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब M गैस से M2+ बहुत कम ही जाएगा, नहीं जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसलिए कॉपर से Cu2+ का ऑक्सीडेशन कम होगा, राइट, और इसलिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कॉपर का कम होगा। तो उल्टा, अगर कॉपर से Cu2+ कम जा रहा है तो Cu2+ से कॉपर ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। अगर ΔH जो है वो मोर नेगेटिव है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। और अगर ΔH कम नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसलिए ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिस पर ये SRP या SOP जो है वो डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो बताइए, कॉपर का जो E0 Cu2+ Cu है यानी SRP, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्यों है? व्हाट इज द रीजन? तो इसके पीछे हम कहेंगे कि एक तो कॉपर का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ठीक ठाक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। हालांकि कॉपर का हाइड्रेशन एनर्जी भी अच्छा खासा है, तो ये तो डाटा बेस्ड चीज है ना, कंपैरिजन करना पड़ेगा कि किसके मुकाबले कौन ज्यादा है। यस, तो याद रहे कि 3D सीरीज में स्कैंडियम का सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। जिंक भी सिर्फ +2 शो करता है, वेरिएबल नहीं शो करता है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बोलो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, राइट? विच ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स? तो इसका आंसर क्या देंगे आप? यस, आराध्या, मैंने कहा कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स? जिंक। राइट। रिया, क्या ये सही है? नो, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट पूछता तो चलता,
इसलिए इसका आंसर होगा स्कैंडियम। क्लियर है? क्योंकि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक इंक्लूडेड नहीं होता। नो, जिंक इंक्लूडेड होता है, बट जिंक इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे पहला क्लास में ये चीज पढ़ाए थे ना? हाँ सर। राइट, और ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लिख लो, अमोंग द, स्टार देके लिख लो, अमोंग द 3D सीरीज स्कैंडियम and zinc do not exhibit variable oxidation states. Scandium exhibits only +3 and zinc exhibit only +2. Yes, now लिखिए क्वेश्चन कि which transition element of the 3D series, which transition element of the 3D series does not exhibit variable oxidation states? Which transition element of the 3D series does not exhibit variable oxidation states? और इसका आंसर क्या लिखेंगे? बोलो, इसका आंसर लिखेंगे जिंक, स्कैंडियम। क्योंकि हिंट में लिख लो, जिंक इज एक्चुअली नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए जिंक आंसर नहीं होगा। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, मगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वजह हमने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। क्या आपने पढ़ा हुआ है या नहीं? बोलो यस। इसलिए पहला ट्रांजिशन सीरीज में जो एसआरपी है +2 से मेटल वाला, ये स्कैंडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि स्कैंडियम का +2 नहीं होता है। यानी यहां स्कैंडियम 2+ से स्कैंडियम कर दें तो हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज Scandium exhibits only +3 oxidation state. Yes. नेक्स्ट आइए, मैंने कहा टाइटेनियम का 3+ से टाइटेनियम का प्लस से टाइटेनियम, यानी टाइटेनियम का SRP, बोलिए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? यस भाई, टाइटेनियम का SRP पॉजिटिव या नेगेटिव? रिया, आराध्या, अरे अभी मैंने बताया ना कि 3D सीरीज में जो M2+ से M का SRP है E0, ये सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव है, बाकी सब का नेगेटिव है। बोला था कि नहीं? कैन यू हेयर मी? यस सर।
आराध्या, रिया, कैन यू हेयर मी? रिया, कैन यू हेयर मी? यस सर। तो अभी मैंने बताया ना कि 3D सीरीज में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और SRP M2 प्लस से M की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव है, बाकी सब का निगेटिव है। तो हम निगेटिव बोलेंगे नेक्स्ट अटैक से, ये हमें याद रखना पड़ेगा ना, यस सर। उसको तरीके से याद रखें भाई। सिर्फ हमने कहा M2 प्लस से M का E0 SRP सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव है 3D सीरीज में, बाकी जो 9 डी ब्लॉक एलिमेंट बच गए उन सब का निगेटिव है, तो इसका भी निगेटिव होगा। और ये होता है करीब -1.61 वोल्ट। भाई साहब बहुत निगेटिव है। उसी तरह हमने कहा E0 वेनेडियम 2 प्लस से वेनेडियम, बताइए वेनेडियम का ये वाला SRP पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ऑब्वियस है, बिल्कुल याद रहा। ये एक एक लाइन याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। नेगेटिव -1.18 वोल्ट। अब हम इस वेरिएशंस को सोचेंगे, इस पर काम करेंगे। जैसे वेनेडियम के बाद क्रोमियम है, तो क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम का जो SRP है ये भी डेफिनेटली नेगेटिव होगा, इसमें कोई शक है क्या? नहीं। तो ये -0.90 वोल्ट होगा है। फिर इसका वैल्यू देखो, एबनॉर्मेलिटी दिख रही है ना, है नेगेटिव लेकिन कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज Mn2 प्लस से Mn, डेफिनेटली इसका भी SRP Mn का नेगेटिव होगा, और इसका नेगेटिव कितना होता है? ये भी काफी नेगेटिव है, यानी वेनेडियम के जैसा -1.18 वोल्ट। जैसे Fe2 प्लस से Fe, यानी आयरन का SRP, डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये इसके मुकाबले कम नेगेटिव है, करीब -0.44 वोल्ट। 3D सीरीज के इन SRP का वैल्यू तक आपको पता होना चाहिए। जैसे E0 कोबाल्ट 2 प्लस से कोबाल्ट का पक्का डेफिनिट है कि ये नेगेटिव होगा, मगर ये है और थोड़ा नेगेटिव -0.28 वोल्ट। E0 कोबाल्ट के बाद आता है निकल, तो निकल 2 प्लस से निकल का जो SRP है ये -0.25 वोल्ट, -0.25 वोल्ट। क्या ये समझ में आया? जबकि इसके बाद कॉपर है और इसका जो SRP इकलौता ये है जिसका पॉजिटिव है +0.34 वोल्ट। अगेन इसके बाद जो जिंक है E0 Zn2+2 जिंक, और जिंक का SRP भी नेगेटिव है और यह है -0.76 वोल्ट। अब ये वेरिएशन क्यों है और इस नेगेटिव पॉजिटिव से हमें फायदा क्या है, जरा देखिए। देखो, अगर मैं ये कहूं कि E0 M2 प्लस से M
यानी कि ये SRP हो गया मेटल का। अगर ये SRP इज मोर पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मोर पॉजिटिव है तो बताइए, देखो यहां पर क्या है, M2 प्लस से M है, इसका मतलब M2 प्लस हाइड्रेटेड, इसका रिडक्शन मेटल सॉलिड में हो रहा है। तो अगर ये SRP इसका मोर पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव का मतलब है कि M2 प्लस से जो M बन रहा है इसका डेल्टा H मोर पॉजिटिव है। अरे ये रिडक्शन है ना, और इसके रिडक्शन को ही तो बताएगा SRP। तो अगर SRP ज्यादा है, SRP मोर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि M2 प्लस से M, बताओ ज्यादा, सॉरी ऐसे बोलो, अगर SRP मोर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिडक्शन की टेंडेंसी, इसमें रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगा या कम? बोलो, ज्यादा। अगर रिडक्शन M2 प्लस का M में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो इसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा, और रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा तो फिर M2 प्लस सॉल्यूशन में कम रहेगा ना, कम स्टेबल होगा, ये तो चाहेगा मेटल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यदि हम कहते हैं E0 M2 प्लस से M इज मोर नेगेटिव, तो इसका मतलब यह हुआ कि M2 प्लस का, यस, कैन यू हेयर मी? क्लास स्टार्ट हो गया? Yes, can you hear me? एक मिनट, आप इसको खोलना, आराम से खोलना, सोडा का बहुत पेपर से दूर। yes Riya, can you hear me? यस सर। ओके, तो अगर मैं कहता हूं कि जो SRP है मेटल का ये मोर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसका SRP नेगेटिव है, मतलब कम है। तो कम है तो सॉल्यूशन में M2 प्लस M में कम जाएगा, तो M2 प्लस ज्यादा रहेगा, तो ये डाइवैलेंट कैटायन मोर स्टेबल होगा ना पानी में। तो SRP के वैल्यू से जो डाइवैलेंट कैटायन है यहां, इसकी स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं। जिस M2 प्लस से M का SRP जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, M2 प्लस उतना ही ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? मैंने कहा ना, जैसे यहां देखो, इन सभी का SRP हमने दे रखा है। सबसे ज्यादा SRP मोर नेगेटिव किसका है? देखिए टाइटेनियम का ना सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि टाइटेनियम 2 प्लस सबसे ज्यादा पानी में स्टेबल होगा इन सभी डाइवैलेंट कैटायन के मुकाबले।
बराबर है पानी में। अब इन वेरिएशंस की वजह क्या है? अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक एसआरपी हमने लिया Mn Mn2 प्लस से Mn का यानी Mn का एसआरपी लिया। अब इसके नेबरिंग एलिमेंट में कौन है? तो इसके राइट में आयरन है, तो यह है आयरन का एसआरपी। और इसके लेफ्ट में क्रोमियम है और क्रोमियम का एसआरपी। अब जरा इस तीनों में देखो, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है नेबरिंग वाले से, इसका -1.18 वोल्ट है, जबकि इसका -0.40 वोल्ट है। और इसका कितना है बताओ? अभी हमने लिखाया है ना, क्रोमियम 2 प्लस से जो क्रोमियम बना इसका एसआरपी कितना है? कितना लिखा है? 0.90 वोल्ट। ऐसा क्यों? इसका एसआरपी इसके और इससे दोनों से कम है। देखो, किसी भी सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेबरिंग एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी जेड इफेक्टिव को डोमिनेट करता है और इसलिए नेबरिंग एलिमेंट में हमें लेकिन देखो, कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी नेबरिंग एलिमेंट में ही देखेंगे। यहां अगर एक एलिमेंट का भी गैप है तो फिर जिसका जेड ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि IE1 यानी कि पहला आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन तीनों में देखिए, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि गैसियस एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और यूनिपॉजिटिव आयन बनाने हैं। तो इसके लिए हमें एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो Mn के लास्ट में है 3d5 4s2, मोर स्टेबल है d5s2। इसमें है 3d5 4s1 और इसमें है 3d6 4s2। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है s2 है, 3d5s2 और यहां 3d5s1। तो इसलिए क्रोमियम और मैग्नीज में IE1 किसका कम होगा? क्रोमियम का कम होगा ना मैग्नीज से, बोलो। अच्छा, ये ठीक है। अब इसमें और इसमें बताइए किसका कम होगा? इसी का कम होगा ना, आयरन का, जो कि इसमें 3d5 4s2 है। नेबरिंग एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी बगल वाले नेबरिंग एलिमेंट के जेड इफेक्टिव को डोमिनेट करेगा, तो इन दोनों में भी इसी का ज्यादा होगा। मगर इसमें और इसमें क्रोमियम और आयरन में एक एलिमेंट का गैप आ गया बीच में, इसलिए जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा और इसलिए इसमें और इसमें जेड इफेक्टिव आयरन का ज्यादा होगा, ज्यादा राइट में है, इसलिए इसके बाद आयरन का आएगा और इससे ज्यादा Mn का आएगा। लेकिन अगर इस तीनों मेटल के यदि हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यूनिपॉजिटिव आयन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
देखा जाता है। तो क्रोमियम +1, Mn+1, Fe+1। इसमें देखो Mn+1 के लास्ट में क्या है, 3d5 4s1। क्रोमियम +1 में है 3d5, क्योंकि 4s1 तो निकल चुका, और इसमें है 3d6 4s1। अब जरा बताओ, Mn+1 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चौथे शेल से निकालना पड़ेगा, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चौथे शेल से निकालना पड़ेगा। जबकि क्रोमियम +1 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तीसरे शेल से निकालना होगा, और तीसरा शेल चौथा शेल के मुकाबले न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, ऊपर से हाफ फील्ड भी है, और इसलिए इन तीनों में क्रोमियम 2+ का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसका भी नेबरिंग है। क्रोमियम का पोजीशन यहां है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, हाँ, तो क्रोमियम मैग्नीज के नेबरिंग में है, तो नेबरिंग में ही ये चीज देखेंगे ना। लेकिन क्रोमियम में तो ठीक है, क्रोमियम का तो इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3D से निकाल रहे हैं, बराबर है ना। ऊपर से इन दोनों में पेनिट्रेशन इफेक्ट भी लग रहा है। यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के एस में नहीं, पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां तो एक शेल ही कम है भाई, इसलिए सेल ही कम है। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि बताइए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, किस डी ब्लॉक एलिमेंट का, बताइए। तो आप कहोगे सर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में एक लौता एक एग्जाम्पल है पैलेडियम, जिसमें डबल स्टार था, यानी यहां 5s 0 हो गया, 5s में रहा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, 4d 10 में आ गया। इसलिए पैलेडियम के अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हमें 4d से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जबकि बाकी जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में है, यानी पांचवें शेल से निकालना पड़ेगा, और निश्चित रूप से चौथे शेल 4d से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो आंसर पैलेडियम होगा या नहीं। तो वही काम यहां भी देखेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसमें तीसरे शेल से निकाल रहे हैं, तो क्रोमियम का तो भैया इन तीनों में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ये और ये नेबरिंग एलिमेंट तो है नहीं, तो फिर जेड इफेक्टिव देखेंगे, इसका जेड ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, आयरन, और सबसे कम इस तीनों में क्या होगा, मैग्नीज का। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. अब जरा देखिए कि मैग्नीज का SRP क्यों इसका क्रोमियम और आयरन के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव है, ये हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, बताइए। SRP मोर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जरा देखो, इसके लिए हमने बॉर्न हेबर साइकिल बनाया था, ये देखिए, ये है ना, इससे देखेंगे, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बता रहा है, यानी ये -ΔH है, तो ये माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जरा देखिए, Mn का IE2 कम है, मेन देखो IE1 का वैल्यू तो छोटा होता है,
तो इसके मुकाबले हम IE2 के वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे। एक्चुअल में तो IE1 और IE2 का समेशन देखना है हमें, लेकिन यूजुअली IE1 को न देख के IE2 जिसका ज्यादा या कम होगा उसी में एक्चुअली इन दोनों का समेशन कम आएगा। बात समझ में आया? बोलो। तो अगर हम कहते हैं कि Mn का ये कम है तो ये सम कम है, पॉजिटिव कम है, ठीक है। और मैग्नीज का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम है। मैग्नीज का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम है। जिंक के बाद सबसे कम मैग्नीज का ही होता है 3D सीरीज में। क्यों सब इतना कम है भाई? बोलो। तो ये भी कम, ये बहुत कम, ये भी कम, तो पॉजिटिव कम, तो ये मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो मोर नेगेटिव हुआ कि नहीं? ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो उलझ जाएंगे आप इसमें। पहली बात याद रखना, जिसमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम। कम का मतलब मोर नेगेटिव, ज्यादा मतलब लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। पहले तो ये बताओ कि मैग्नीज का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट ही कम क्यों है, बताइए। तो राइट डाउन ए क्वेश्चन। द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, राइट डाउन ए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखो। The enthalpy of atomization of manganese is unusually low. Why? या less. Why? क्यों? पहली बात देखिए, मैग्नीज के लास्ट में 3d5 4s2 है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो 4s इलेक्ट्रॉन है ये मेटालिक बॉन्डिंग करता है, एटम एटम के बीच मेटालिक बॉन्ड बनाता है, जैसे कि अल्केली या अल्कलाइन अर्थ मेटल में आउटर मोस्ट शेल का s इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के केस में मेटल मेटल के बीच का जो मेटालिक बॉन्ड है वो यूजुअली अल्केली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से स्ट्रोंगर होता है। और इसके स्ट्रोंगर होने की वजह क्या है कि ट्रांजिशन मेटल में D के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक एटम का अनपेयर्ड D का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बगल वाले एटम के D का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग टाइप का बॉन्ड बनाता है, मतलब हम कहते हैं ओवरलैपिंग करता है। और ये D का अनपेयर्ड बगल वाले एटम के D का अनपेयर्ड ओवरलैप करके मेटालिक बॉन्ड जो एटम एटम के बीच है उसको मजबूत करता है। जबकि अल्केली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या है कि वहां तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का s इलेक्ट्रॉन है, D में तो या तो है नहीं या 10 से भरा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो क्या ये बात समझ में आया कि क्यों ट्रांजिशन मेटल का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू अल्केली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा है? क्योंकि इसमें
आउटर मोस्ट सेल का s इलेक्ट्रॉन अल्केली या अल्कलाइन अर्थ मेटल की ही तरह इंटर एटॉमिक एटम एटम के बीच मेटालिक बॉन्डिंग करता है। मगर इसमें एक एक्स्ट्रा बात यह है कि इसके पिनल्टीमेट शेल में d का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के d का बगल वाले d का ये भी आपस में ओवरलैपिंग करता है और मेटालिक बॉन्ड को मजबूत करता है, जो कि वो बात अल्केली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर नहीं है। और इसीलिए ट्रांजिशन मेटल के केस में इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए एटम को अलग अलग करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और इसलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे सर तब तो ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही एटम एटम के बीच डी के बीच ओवरलैपिंग होगा, मेटालिक बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, तो फिर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, इन जनरल ये बात सही है। लेकिन D5 में ये बात नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि D5 हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो फिर ये क्यों एक एटम के D का अनपेयर्ड दूसरे D के अनपेयर्ड के साथ ओवरलैपिंग करेगा? ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, जो स्टेबल नहीं होगा वो तो ओवरलैपिंग करेगा ना ज्यादा। इसलिए यहां पे D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुअर ओवरलैप करते हैं एटम एटम के बीच, और इसलिए चूंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसलिए जो 4s इलेक्ट्रॉन का मेटालिक बॉन्डिंग है वही मेनली यहां है मेटल मेटल के बीच, और इसलिए इसका मेटालिक बॉन्ड कमजोर है, और इसलिए इसको जो है कम ही एनर्जी में हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, एटम अलग अलग हो जाएगा, और इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का वैल्यू कम हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। दूसरा रीजन भी दिया जाता है, क्योंकि देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ना, या सब्लिमेशन एनर्जी, वो इस बात पे डिपेंड करता है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना मेटल का, उस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ एटम्स आर पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, इस बात पर भी डिपेंड करता है। और मैग्नीज का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल कंडीशन में, वो टिपिकल स्ट्रक्चर है, वो ना तो प्योरली बीसीसी ना ही प्योरली एफसीसी है। एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एटम उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, और इसलिए भी यहां मेटल मेटल का बॉन्ड कमजोर है, और इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। बोलो, क्या ये रीजन समझ में आया? रिया, आराध्या, क्या ये समझ में आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो चलिए आप लिख ही लीजिए इसका आंसर, राइट? तो लिखिए इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, द आउटरमोस्ट, ऐसे लिखो, द s electrons of the outermost shell, the s electrons of the outermost shell are involved in interatomic metallic bonding, interatomic metallic bonding, but the unpaired d electrons, of the n-1 shell, यानी penultimate shell, n-1 shell यानी कि penultimate shell of one atom overlaps with
unpaired d electrons of neighboring atom and due to this overlapping the metallic bond becomes stronger. मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है. तो डैश दे के लिखिए thus in general more the number of unpaired electrons. Thus in general more the number of unpaired electrons in more the number of unpaired electrons in d subshell of n-1 shell, d subshell of n-1 shell, comma, stronger will be the interatomic metallic bonding. Stronger will be the interatomic metallic bonding, and so higher will be the value of enthalpy of atomization. Higher will be the value of enthalpy of atomization. नीचे लिखिए डैश देके but in case of manganese, there is 3d5 which is already stable. हाफ फील्ड है. There is 3d5 which is already stable. So unpaired electron of d subshell will have little involvement in metallic bonding. Little या नहीं के बराबर involvement in metallic bonding. क्या ये बातें क्लियर है? And therefore in case of Mn the intermetallic bond is weaker. Interatomic metallic bond is weaker, and therefore its enthalpy of atomization has low value, and hence its enthalpy of atomization value is less. Right? क्या ये समझ में आया? फिर लिखो नीचे स्टार देके लिखिए इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वैल्यू ऑफ इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स. इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हम बोलें तो आप ये सिंबल लिखेंगे. द वैल्यू ऑफ इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑल्सो depends on the crystal structure of the metal. That is also depends how atoms are packed in the crystal lattice. That is also depends how atoms are packed in the crystal lattice. Full stop. आप लिख लें, if atoms are more closely packed in the crystal, more will be the value of enthalpy of atomization. If atoms are more closely packed in the crystal lattice, higher will be the value of enthalpy of atomization. लिखो डैश देके but the normal structure of Mn is typical. उतना क्लोज पैकिंग नहीं है. The normal structure of Mn is typical.
that is here atoms are not so closely packed, that is here atoms are not so closely packed, and therefore the enthalpy of atomization of Mn is less. तो ये दोनों रीजन हम क्लब करके बोलेंगे, ये इसका आंसर हुआ। बोलो क्या ये समझ में आया? यस या नो? Yes. पक्का है? और देखो मेल्टिंग पॉइंट भी इन्हीं दोनों बातों पे डिपेंड करता है। तो यूजुअली जिसका पैकिंग बढ़िया होगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दोनों बढ़िया होगा, उसमें एमपी भी जनरली हाई होगा। तो Mn का एमपी बहुत कम होता है, अनयूजुअली बहुत कम होता है। मतलब अगर 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल की हम बात करें तो बताओ सबसे कम एमपी किसका है? Mn का बहुत कम है भाई, पहला ट्रांजिशन सीरीज में। वजह आप समझ गए होंगे, राइट? लेकिन क्रोमियम का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है, ये क्रोमियम का जो है ज्यादा होगा ना Mn से। क्यों ज्यादा होगा बोलो? लिखो एक क्वेश्चन। The enthalpy of atomization of chromium is more than that of Mn। पहले तो ये याद रखना है, फिर हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम के लास्ट में 3d5,4s1 है, लेकिन एक्चुअल में इसमें ट्रांजिशन होता रहेगा ना भाई। ये d4s2 है, वो तो मोर स्टेबिलिटी के लिए ना इधर से s का इलेक्ट्रॉन एक आता है, तो इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बढ़ गए, d4 है। एक्चुअल में इसका ओरिजिनल क्या होगा अफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली? d4s2। वो तो मोर स्टेबिलिटी के लिए s वाला यहां आ जाता है, और ये ट्रांजिशन चलता रहेगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहेगा, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्लियर है? और इसीलिए इसमें d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, d4 है एक्चुअल में और ट्रांजिशन फेज में, और वो फिर ओवरलैपिंग करेगा, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग को मजबूत करेगा। मगर क्या आप बता सकते हैं कि 3D सीरीज में किस एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है? बोलो। 3D सीरीज में किस मेटल का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा है? क्या बता सकते हैं? बोलो। वेनेडियम का? आराध्या? सर वेनेडियम का तो नहीं होगा। वेनेडियम का है। आपने अभी कहा कि हमने सर एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया, इसमें आईआईटी में भी एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ये सिर्फ एनसीईआरटी है। आई बात समझ में? इसमें एनसीईआरटी क्या सबसे ज़्यादा वेनेडियम का? हाँ, तो अब आप कहोगे सर उसमें तो डी में 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना?
जी। तो डी में 3 है 3D सीरीज में, लेकिन D4 वाला जो है ना वो क्रोमियम है, लेकिन क्रोमियम में तो मोस्ट ऑफ द टाइम D5 रहता है ना, मोर स्टेबिलिटी आ गया ना। तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, आयरन में तो 4 अनपेयर्ड है, तो आयरन से ज्यादा कैसे हुआ? तो हमने क्या बताया था, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। अच्छा देखो, 3 अनपेयर्ड से ज्यादा सिर्फ एक में है, वो है आयरन जिसमें 4 अनपेयर्ड है। क्रोमियम में D4 लेस टाइम के लिए है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब D5 बनेगा तो ये ओवरलैपिंग करना बंद कर देगा, लेकिन जिस मोमेंट में लेस टाइम में जब ये D4 रहेगा ये ओवरलैपिंग करेगा। तो इसका तो कम होगा ही आयरन से भी और वेनेडियम से। अब आप कहेंगे सर वेनेडियम और आयरन में तो 4 अनपेयर्ड है, चलो आयरन के अलावा और किसी में 4 अनपेयर्ड नहीं है, तो आयरन में तो है, लेकिन आयरन में D6 है, उसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने लगा, और जब कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने लगता है तो वहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है, और इस रिपल्सन के कारण एटम थोड़े दूर भागते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होने लगता है। तो वेनेडियम में तो D3 है, यहां कोई पेयरिंग तो नहीं है डी में। अच्छा, डी में 3 अनपेयर्ड, कोबाल्ट में भी है, कोबाल्ट में है ना D7 3 अनपेयर्ड, लेकिन वहां भी पेयरिंग है 2-2। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत परफेक्टली, इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल का वीडियो क्यों भेजा था आपको, पहले कहा था ना कि पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए, बोला था कि नहीं? यस बोलो। तो हमें एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को क्वेश्चन बना करके लिखना है और याद करना है, एक एक चीज एनालिसिस करना है। पहले तो हमें याद ही होना चाहिए, फिर एक्सप्लेनेशन की भाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में वेनेडियम का ज्यादा होता है। जब भी पूछा जाएगा 3D सीरीज का ही ज्यादातर पूछा जाता है। अब हुआ क्या पॉसिबल रीजन दे सकते हैं? यस, क्लियर हुआ? फिर ये मीटिंग एंड हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, ये इसका बिल नहीं भरा ना, रुको अभी। तो वापस ज्वाइन करना है? नहीं, अब वापस नहीं करना है, अभी मैं ट्राई करता हूँ फिर से, वो बिलिंग करूँगा इसका, ठीक है? यस सर। चलो, तो इसको पढ़ के रखिए। मैं इस चैप्टर को खुद भी कुछ रिकॉर्ड कर दूंगा और वीडियो डाल दूंगा ताकि आप पढ़ सकें इसको, बराबर है? यस सर। बाकी और कौन इसके अलावा जो चैप्टर है जो 12th में भी है और अभी जरूरी है आपके लिए? 12th में इनऑर्गेनिक में क्या क्या है? एक तो 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, DF है, कोऑर्डिनेशन है, ये दोनों हो गया, और क्या है? और नहीं है, बस यही दोनों है। यही दोनों है, ठीक है। फिजिकल में तो 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रो और सॉल्यूशन और काइनेटिक्स। आराध्या, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लिंक मांग लीजिएगा। मतलब जो चैप्टर 12th में है ना, उस चैप्टर को सिर्फ 12th के लिए मत पढ़ना, उसको पूरा बढ़िया से पढ़ो ताकि हमारा बोर्ड भी बस यही करना कि चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को जरूर गो थ्रू कर देना, उसके सारे क्वेश्चंस जरूर कर लेना, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज एग्जाम्पलर जो भी है, लेकिन उसको पढ़िए बढ़िया से। तो डीएफ के बाद हम ये करा देंगे आपको, फिजिकल हो ही चुका है, तो अल्काइल हैलाइड के है ना 2-3 चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्काइल हैलाइड, है ना, ये करा देंगे, यस सर। ठीक है ना?
वैसे तो मैकेनिज्म हमने पढ़ा ही दिया है उसमें सारा, लेकिन फिर भी एक बार और रिकैप होना चाहिए एनसीईआरटी को बेस मान करके। लेकिन पढ़ेंगे अप टू आईआईटी एडवांस, चैप्टर वही रहेगा। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड करना, यही आईआईटी होता है। ठीक है, तो चलिए कल पढ़ेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।